हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आज आप सभी का मास्टरमाइंड क्लासेज में। आज की इस क्लासेज में बिहार पुलिस से रिलेटेड टॉप लेवल ऐसे जीके क्वेश्चन देखेंगे जो 9वीं और 10वीं की एनसीईआरटी साइंस और सोशल साइंस पर आधारित ये सारे प्रश्न हैं जो आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये सारे प्रश्न जो है बिहार पुलिस पैटर्न पर ही बनाया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाता है और इसकी स्थापना पहली बार किस वर्ष की गई थी। तो याद रखिएगा, इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जाता है और इसकी स्थापना पहली बार किस वर्ष की गई थी। तो याद रखना आप सभी को, अनुच्छेद 263 के तहत किया गया था सन 1990 में। क्वेश्चन नंबर 1 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आइए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। याद रखेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन अनुच्छेद 263 के तहत किया गया है। इसका गठन 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना सरकारिया आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। किसके आधार पर की गई थी? याद रखेंगे, सरकारिया आयोग की सिफारिश के आधार पर की गई थी। परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वहीं अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? तो याद रखना है, 262 अंतर्राज्यीय जो है नदी जल विवादों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो याद रखिएगा, कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, तो आपको याद रखना है इमिस ला उत्तराखंड जो है सुमेलित नहीं है। चलिए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। इमिस ला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है बल्कि लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और भारत तिब्बत क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण दर्रों में गिना जाता है। चांगला लद्दाख में तथा रिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखना है, चांगला लद्दाख में स्थित है और दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू क्षेत्र को कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू क्षेत्र के कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले मार्ग पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी और यह किससे संबंधित था? तो याद रखिएगा, दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी, तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ये किस विभाग से संबंधित है? तो कृषि विभाग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए जो है दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य कृषि भूमि के विकास तथा किसानों को सहायता प्रदान करना था। यह विभाग विशेष रूप से कृषि एवं कृषि सुधारों से संबंधित था। याद रखना, यह विभाग जो है कृषि एवं कृषि सुधारों से भी संबंधित था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स की व्याख्या के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन को किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? याद रखना है, किस वर्ष जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो आपको याद रखना है सन 1921 में जो है अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है भौतिकी के नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया था। याद रखना है, नोबेल पुरस्कार जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में उसके योगदान के लिए जो है इनको प्रदान किया गया था। और ध्यान रखें कि पुरस्कार उन्हें सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं दिया गया था। सापेक्षता के सिद्धांत के लिए नहीं दिया गया था। 1905 को आइंस्टाइन के चमत्कारिक वर्ष एनुस मिराविल्स के रूप में दिया क्या है? एनुस मिराविल्स के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? एनुस मिराविल्स के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से 71 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो 57 से 71 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा लेंथेनाइड्स कहा जाता है।
परमाणु संख्या 57 से 71 तक के तत्वों को लैंथेनाइड्स कहा जाता है। ये आवर्त सारणी की एफ ब्लॉक श्रृंखला से संबंधित है। वहीं परमाणु संख्या 89 से 103 तक के तत्व एक्टिनाइड्स कहलाते हैं। लैंथेनाइड्स को सामान्यतः दुर्लभ मृदा तत्वों के समूह से जोड़ा जाता है। याद रखिएगा, इन्हें किससे जोड़ा जाता है? तो दुर्लभ मृदा तत्वों के समूह से भी जोड़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के बीच है? तो कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के बीच है? तो आपको याद रखना है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश के बीच है। याद रखना है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। क्वेश्चन नंबर 6 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। याद रखना है कावेरी नदी का उद्गम जो है कर्नाटक के कोडगु कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसका नदी बेसिन कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो याद रखना है तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में फैला हुआ है। इसलिए कावेरी जल बंटवारे का विवाद इन चारों क्षेत्रों से संबंधित है। कावेरी को दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में गिना जाता है। कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में गिना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय पैनक्रीज द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो पैनक्रीज द्वारा स्रावित नहीं होता है तो याद रखेंगे पेप्सिन जो है पैनक्रीज द्वारा जो है स्रावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पेप्सिन इमासिया स्टोमस की गैस्ट्रिक जूस में पाया जाने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम है। याद रखेंगे पेप्सिन अमासिया स्टोमक के गैस्ट्रिक जूस में पाया जाने वाला प्रोटीन पाचक एंजाइम है। इसके विपरीत अग्नाशय से ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज जैसे पाचक एंजाइमों से संबंधित रस स्रावित होते हैं। ट्रिप्सिन प्रोटीन, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट तथा लाइपेज वसा के पाचन में सहायता करता है। याद रखिएगा प्रोटीन, एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट तथा लाइपेज वसा के पाचन में सहायता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वर्ष 1928 में गठित नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा वर्ष 1928 में गठित नेहरू रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको याद रखना है भारत के डोमिनियन स्टेट्स का संविधान तैयार करना। याद रखिएगा भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का संविधान तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। चलिए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। नेहरू रिपोर्ट 1928 का उद्देश्य भारत के लिए एक संवैधानिक ढांचा तैयार करना था जिसमें डोमिनियन स्टेट्स की मांग प्रमुख थी। डोमिनियन स्टेट्स की मांग जो है प्रमुख थी। साइमन कमीशन के विरोध के बीच भारतीय नेताओं से संबंधित बनाने की चुनौती के जवाब में यह रिपोर्ट तैयार की गई थी। साइमन कमीशन के विरोध के बीच भारतीय नेताओं से संविधान बनाने की चुनौती, याद रखेंगे संविधान बनाने की चुनौती के जवाब में यह रिपोर्ट जो है तैयार की गई थी। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। याद रखिएगा इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में गिफिन गुड्स वे वस्तुएं होती है जिनके संदर्भ में, याद रखिएगा जिनके संदर्भ में जो है कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाती है। गिफिन गुड्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कीमत बढ़ने पर जो है इसकी मांग भी बढ़ जाती है। आइए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। गिफिन वस्तुएं मांग के नियम का एक विशेष अपवाद मानी जाती है। याद रखिएगा गिफिन वस्तुएं मांग के नियम का एक विशेष अपवाद मानी जाती है। ऐसी स्थिति में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी मांग भी बढ़ सकती है। यह प्रभाव सामान्यतः निम्न स्तरीय आवश्यक वस्तुओं के संदर्भ में समझाया जाता है जहां आय प्रभाव कीमत प्रभाव पर हावी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखिएगा चीफ इलेक्शन का कार्यकाल जो है कितना वर्ष के लिए होता है? तो आपको याद रखना है 6 वर्ष
आप सभी को याद रखना है 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक होता है। याद रखना है 6 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक होता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष की आयु तक जो है इसका जो है संभाल सकता है, इसका कार्यकाल कर सकता है, काम कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले तक होता है। याद रखिएगा मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष तक का होता है। 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। याद रखिएगा 65 वर्ष की आयु तक भी होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सामने कठोर संवैधानिक प्रक्रिया के अधीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यंगस मापांक यंगस मॉडुलस निम्नलिखित में से किसका अनुपात है? तो याद रखिएगा यंग्स मापांक जो है किसका अनुपात है कि निम्नलिखित में किसका अनुपात है? तो याद रखेंगे यंग्स मापांक जो है अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का जो है अनुपात है। याद रखेंगे अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति। क्वेश्चन में 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। यंगस मापांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रीज और अनुदैर्ध्य विकृति लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के अनुपात को कहते हैं। यह मुख्यतः ठोस पदार्थों के लिए परिभाषित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। याद रखिएगा इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन में थी? तो अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन में थी? तो याद रखना है आप सभी को मराठा प्रशासन में थी। याद रखना है मराठा प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 12 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मराठा प्रशासन। चलिए इसके नोट्स के माध्यम से समझेंगे। अष्टप्रधान छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक व्याख्या में 8 प्रमुख मंत्रियों की परिषद थी। इसमें पेशवा प्रधानमंत्री तक अमात्य वित्त संबंधी कार्यों के प्रमुख थे। याद रखना है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक व्यवस्था में 8 प्रमुख मंत्रियों की परिषद थी। इसमें पेशवा प्रधानमंत्री तथा अमात्य वित्त मंत्री संबंधित कार्यों के प्रमुख थे। ध्यान रखें कि विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध 8 कवियों को अष्टदिग्गज कहा जाता था। ये भी पूछ सकता है विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध 8 कवियों को किससे जाना जाता था? तो अष्टदिग्गज कहा जाता था। उस समय क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बोमडिला दर्रा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण हिमालयी दर्रा है। यह क्षेत्र भारत और तिब्बत के बीच ऐतिहासिक मार्गों से जुड़ा है। अरुणाचल प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण दर्रा में दिफू और यांगयाप आदि शामिल है। याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण दर्रा में दिफू और यांगयाप आदि शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है रक्त का थक्का जमने ब्लड क्लोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो ब्लड क्लोटिंग के लिए जो है कौन सा खनिज आवश्यक है? तो याद रखेंगे आप सभी कैल्शियम आवश्यक है। सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्लड क्लोटिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तब कैल्शियम आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया में कैल्शियम आयन Ca2+ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। याद रखिएगा कैल्शियम आयन Ca2+ जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि प्रश्न में विटामिन पूछा जाए तो उत्तर विटामिन के होगा। याद रखिएगा यदि प्रश्न में विटामिन पूछा जाए तो अगर उत्तर विटामिन के होगा, के लिखा होगा तो याद रखिएगा उत्तर विटामिन के को जो है टिक कर देना। जबकि रक्त के थक्का बनने में फाइब्रोनोजेन एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है। याद रखिएगा फाइब्रोनोजेन जो है एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। रमन प्रभाव रमन इफेक्ट्स की खोज के उपलक्ष्य
उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है और यह प्रभाव किससे संबंधित है? तो याद रखना है, उपलक्ष्य में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है और यह प्रभाव जो है किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, यह जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। भारत में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन 1928 में सर सी.वी. रमन प्रभाव की खोज की थी। याद रखिएगा, 28 फरवरी 1928 में जो है सर वी रमन ने जो है रमन प्रभाव की खोज की थी। यह प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। सी.वी. रमन को इस खोज के लिए 1930 में भौतिक नोबेल पुरस्कार जो है इन्हें भौतिक नोबेल पुरस्कार से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास था? तो याद रखना है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास था? तो याद रखना है आप सभी को, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है सतत विकास था। याद रखना है, मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास था, तब 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 16 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-2017 का मुख्य उद्देश्य फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ अर्थात तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास था। याद रखना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 का मुख्य उद्देश्य अर्थात तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास था। यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। याद रखिएगा, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। याद रखना है, यह कब किया गया था? तो 2012-2017 का मुख्य उद्देश्य जो है तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास से था। याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रसिद्ध गांधार कला शैली का विकास किसके शासनकाल में चरम पर था? तो प्रसिद्ध गांधार कला शैली का विकास जो है किसके शासनकाल में जो है चरम पर था? तो याद रखना है, कनिष्क के शासनकाल में जो है चरम पर था। क्वेश्चन नंबर 17 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। कुषाण शासक कनिष्क के शासन में गांधार कला का एक विशेष विकास हुआ। याद रखेंगे, गांधार कला का जो है विशेष विकास हुआ। गांधार कला में भारतीय धार्मिक विषयों के साथ यूनानी रोमन कला शैली का प्रभाव दिखाई देता है। बुद्ध की मूर्तियों के निर्माण में इस शैली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बुद्ध के निर्माण में जो है इस शैली की जो है मुख्य भूमिका रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो याद रखिए, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाइट्रोजन N2 एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल अंतर्गत प्रमुख गैसों में CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs। ध्यान दें कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O ग्रीन हाउस गैस है, जबकि वायुमंडल नाइट्रोजन N2 नहीं है। याद रखिएगा, N2O ग्रीन हाउस गैस है, जबकि वायुमंडल नाइट्रोजन जो है N2 नहीं है। याद रखना, N2 नहीं है जो है नाइट्रोजन जो है। याद रखेंगे आप सभी, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहाँ पर बताया जा रहा है N2O ग्रीन हाउस गैस है, जबकि वायुमंडल में N2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। याद रखेंगे, इसमें ऑक्सीजन अगर मिल गया तो समझिए एक ग्रीन हाउस गैस है। ऑक्सीजन अगर इसमें नहीं है नाइट्रोजन में तो समझिएगा ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जो है किसे शामिल नहीं किया जाता? तो याद रखिएगा, पेंशन और छात्रवृत्ति को जो है शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन 19 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। पेंशन और छात्रवृत्ति सामान्यतः हस्तांतरण भुगतान ट्रांसफ़र पेमेंट्स की श्रेणी में आते हैं। इनके बदले वर्तमान उत्पादन की कई वस्तुएं सेवा शर्तें प्राप्त नहीं होती। याद रखिएगा, सेवा जो है प्राप्त नहीं होती है, जिसके कारण जो है पेंशन और छात्रवृत्ति सामान्यतः हस्तांतरण भुगतान की श्रेणी में आते हैं। इसके बदले वर्तमान उत्पादन की कई वस्तुएं सेवा प्राप्त नहीं होती, इसलिए इन्हें जो है राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
यदि किसी चलती हुई वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको याद रखना है 4 गुनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी 4 गुनी हो जाएगी, याद रखेंगे। क्वेश्चन 20 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नीचे समझेंगे व्याख्या के माध्यम से। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K.E बराबर 1/2 mv²। याद रखेंगे, यदि वेग v से 2v हो जाए तो नई गतिज ऊर्जा 1/2 m2v² बराबर 4 गुने 1/2 mv²। याद रखेंगे, 4 मल्टीप्लाई 1/2 mv²। याद रखेंगे, नई गतिज ऊर्जा 1/2 m2v² बराबर जो है 4 मल्टीप्लाई 1/2 mv²। याद रखेंगे। चलिए इसके अर्थात में समझेंगे। अर्थात वस्तु की गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, जबकि संवेग मोमेंटक वेग के समानुपाती होने के कारण 2 गुना होगा। याद रखेंगे, वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है 4 गुनी हो जाएगी, जबकि संवेग मोमेंटम वेग के समानुपाती होने के कारण जो है 2 गुना हो जाएगा। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट की जांच संसद की कौन सी समिति करती है। तो याद रखिएगा, CAG की रिपोर्ट की जांच संसद की कौन सी समिति करती है, तो आपको याद रखना है लोक लेखा समिति PAC जो है करती है। इसकी जांच कौन सी समिति करती है, लोक लेखा समिति PAC जो है इसकी जांच करती है। क्वेश्चन में 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। CAG की रिपोर्टों की जांच मुख्य रूप से लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी करती है। इसमें कुल 22 सदस्य 15 लोकसभा और 7 राज्य से होते हैं। समिति CAG की रिपोर्टों के आधार पर सरकारी व्यय की जांच करती है। किसकी जांच करती है, तो सरकारी व्यय की। CAG की रिपोर्टों के अनुसार याद रखेंगे 22 सदस्य, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। तब जाके जो है CAG रिपोर्टों के आधार पर जो है सरकारी व्यय की जो है जांच की जाती है, जांच होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है और यह वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। तो याद रखिएगा, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए जो है किस इकाई का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। यह वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन 22 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में लगभग कितना 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। याद रखेंगे, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर जो है कितने किलोमीटर तक पाई जाती है, तो 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर तक जो है समताप मंडल पाई जाती है। याद रखिएगा, इसकी मात्रा कुल स्तंभ घनत्व के डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इतिहास प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था जिसने विजयनगर साम्राज्य को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। याद रखेंगे, इतिहास प्रसिद्ध तालीकोटा का युद्ध जो है किस वर्ष लड़ा गया था जिसने विजयनगर साम्राज्य को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। तो आपको याद रखना है 1565 ईस्वी में जो है तालीकोटा का युद्ध जो है लड़ा गया था, जिसने जो है विजयनगर साम्राज्य को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया। चलिए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिससे राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें विजयनगर साम्राज्य का मुकाबला दक्कन की सल्तनतों के गठबंधन से हुआ था। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य का मुकाबला जो है दक्कन की सल्तनतों के गठबंधन से हुआ। युद्ध के बाद जो है विजयनगर की राजधानी को भारी क्षति हुई और साम्राज्य का पतन तेज हो गया। याद रखेंगे, युद्ध के बाद जो है विजयनगर की राजधानी को भारी क्षति हुई और साम्राज्य का जो है पतन तेज हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का प्रमुख अयस्क है और भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो बॉक्साइट का जो है सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो याद रखेंगे बॉक्साइट धातु का प्रमुख है। तो याद रखेंगे किस धातु अयस्क का प्रमुख है, तो एल्युमिनियम अयस्क का जो है प्रमुख है। अगर इसका बात करेंगे, इसका सर्वाधिक उत्पादन जो है उड़ीसा में होता है। याद रखेंगे, धातु
याद रखेंगे बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो एल्युमिनियम का जो है प्रमुख अयस्क है। इसका सर्वाधिक उत्पादन ओडिशा में होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। भारत में बॉक्साइट के उत्पादन और भंडार की दृष्टि से ओडिशा प्रमुख राज्यों में एक है। याद रखेंगे प्रमुख राज्यों में है। बॉक्साइट के उत्पादन में जो है ओडिशा जो है प्रमुख राज्यों में है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित है और इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है? तो याद रखिए मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो आपको याद रखना है मस्तिष्क के आधार पर जो है स्थित होती है, क्योंकि यह सामान्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को जो है नियंत्रित करती है। आइए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर सेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा में स्थित होती है। सेला टर्सिका नामक अस्थि गुहा में स्थित होती है। यह कई महत्वपूर्ण हार्मोनों का स्राव करती है और यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। किस लिए मास्टर ग्रंथि कहा जाता है ये याद रखना है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की गतिविधियों को जो है नियंत्रित करती है, जिसके कारण जो है इसलिए जो है इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकाल के लिए दिए जाने वाले ऋण पर लागू ब्याज दर को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा अल्पकाल के लिए दिए जाने वाले ऋण पर लागू ब्याज दर को जो है क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है रेपो दर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रेपो दर। आइए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। जब वाणिज्यिक बैंक अल्पकाल के लिए आरबीआई से धन उधार लेते हैं तो उस पर लागू प्रमुख नीति दर को रेपो रेट कहा जाता है। इसके विपरीत जब बैंक आरबीआई के पास अपना अतिरिक्त धन रखते हैं तो उसे संबंधित दर को रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। याद रखेंगे इसके विपरीत जब बैंक आरबीआई के पास अपना अतिरिक्त धन रखते हैं तो उससे संबंधित दर को जो है रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि स्ट्रेट अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट स्थित है? याद रखिएगा जलसंधि स्ट्रेट जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे निकट स्थित होती है। तो याद रखना है आप सभी को बेरिंग जलसंधि के निकट जो है स्थित होती है। याद रखिएगा बेरिंग जलसंधि के निकट जो है स्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 27 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बेरिंग जलसंधि अलास्का अमेरिका और रूस के साइबेरिया क्षेत्र को अलग करती है। याद रखिएगा किन किन क्षेत्रों को अलग करती है? तो अमेरिका और रूस के साइबेरिया क्षेत्रों को अलग करती है। यह 180% देशांतर के निकट स्थित है, जिसके आसपास अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से गुजरती है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से जो है गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे जा रहा है वर्ष की बूंद का लगभग गोलाकार होना द्रव के किस गुण के कारण होता है और तापमान बढ़ने पर इस गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान बढ़ने पर जो है इस गुण का जो है पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है। याद रखिए पृष्ठ तनाव घटता है। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। द्रव का पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन याद रखेंगे उसकी सतह को न्यूनतम क्षेत्रफल में रखने का प्रयास करता है। याद रखिए द्रव का पृष्ठ तनाव जो है उसकी सतह को जो है न्यूनतम क्षेत्रफल में रखने का प्रयास करता है। इसी कारण जो छोटी बूंदें लगभग गोलाकार आकार ग्रहण करती है और सामान्यतः तापमान बढ़ने पर जो है पृष्ठ तनाव भी घट जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो राजा राम मोहन राय को जो है राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? तो आपको याद रखना है अकबर द्वितीय ने जो है राजा की उपाधि जो है प्रदान की थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने जो है राजा की उपाधि जो है प्रदान की थी। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में इंग्लैंड भेजा था। राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्राह्मण सभा की स्थापना की, जो आगे चलकर ब्राह्मण समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। याद रखिए ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्राह्मण सभा की स्थापना की, जो आगे चलकर जो है ब्राह्मण समाज के नाम पर जो है प्रसिद्ध हुई। याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है
भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है और इसे किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो आपको याद रखना है 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दल बदल विरोधी कानून को 1985 के 52वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। किस अनुसूची में जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों के राजनीतिक दल बदलने पर रोक लगाना था। याद रखना है, उद्देश्य निर्वाचन प्रतिनिधियों के राजनीतिक दल बदल पर जो है रोक लगाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कंप्यूटर के संदर्भ में RAM किस प्रकार की मेमोरी है और बिजली चले जाने पर इसके डेटा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बिजली चले जाने पर जो है इसके डेटा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा अस्थायी डेटा जो है नष्ट हो जाता है। अस्थायी डेटा जो है नष्ट हो जाता है। बिजली चले जाने पर जो है इसका अस्थायी डेटा जो है नष्ट हो जाता है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? याद रखेंगे अब बिजली चले जाने पर जो है अस्थायी डेटा नष्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। यह कंप्यूटर के अस्थायी वोलाटाइल कार्यशील मेमोरी होती है। बिजली की आपूर्ति बंद होने पर रैम में मौजूद डेटा सामान्यतः समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत रोम सामान्यतः नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। याद रखिएगा रोम जो है नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे आ रहा है, प्रसिद्ध जोग या गोरस्पो जलप्राप्त किस नदी पर स्थित है और इसका दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या है? तो याद रखिएगा इसका दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या है? तो आपको याद रखना है इसका दूसरा प्रसिद्ध नाम जो है शरावती नदी महात्मा गांधी जलप्राप्त जोग जलप्राप्त है। याद रखेंगे शरावती नदी महात्मा गांधी जलप्राप्त जोग जलप्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 32 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जोग जलप्राप्त कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। इसे गोरस्पो जलप्राप्त भी कहा जाता है। याद रखिएगा जोग जलप्राप्त को गोरस्पो जलप्राप्त भी कहा जाता है। यह भारत के प्रसिद्ध जलप्राप्तों में से एक है। कर्नाटक में स्थित कुंचिकल जलप्राप्त भी अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। यह अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था और यह घटना कब हुई थी? तो याद रखिएगा यह घटना कब हुई थी, तो आपको याद रखना यह घटना जो है कब हुई थी। तो चौड़ी चौड़ा कांड 4 फरवरी 1922 को हुई थी। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था और यह घटना कब हुई थी? तो चौड़ी चौड़ा कांड से संबंधित है। यह घटना जो है 4 फरवरी 1922 को जो है वापस ले लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नीचे व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौड़ी चौड़ा में हिंसक घटना हुई। भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई। याद रखिएगा चौड़ी चौड़ा कांड जो है किससे संबंधित है? इसमें जो है पुलिस थाने में जो है आग लगा दी थी, जिसमें जो है पुलिस कर्मियों की मृत्यु हो गई थी। यह कब घटना? 4 फरवरी 1922 को है। यह जो है महात्मा गांधी ने जो है इस घटना को जो है कंप्लेन जो था वापस ले लिया था। अहिंसा के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का मान सबसे पहले किसने प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया था? तो जी का मान जो है सर्वप्रथम किसने प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किया था? तो आपको याद रखना है हेनरी कैवेंडिश ने जो है निर्धारित किया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। गुरुत्वाकर्षण का नियम सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, लेकिन गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का प्रयोगात्मक निर्धारण हेनरी कैवेंडिश ने टॉर्सनल बैलेंस प्रयोग के माध्यम से किया था। याद रखिएगा जी का प्रयोगात्मक निर्धारण हेनरी कैवेंडिश ने टॉर्सनल बैलेंस प्रयोग के माध्यम से किया था। जी का मान लगभग 6.67 मल्टीप्लाई 10 के पावर 11 9.m² kg² होता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ब्लू विट्रियोल
विट्रियोल। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम जो है कॉपर सल्फेट है। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। ब्लू विट्रियोल या नीला थोथा का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O होता है, याद रखेंगे। हरा कशिश फेरस सल्फेट होता है, सफ़ेद कशिश जिंक सल्फेट होता है और नीला थोथा जो है कॉपर सल्फेट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट लगाया जा सकता है और यह प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो याद रखना है यह प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से ली गई है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 61 से संबंधित है और अमेरिका से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रावधान अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। प्रस्ताव लेने से पहले राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन का लिखित नोटिस देना आवश्यक है। यह व्यवस्था अमेरिका संविधान से प्रेरित है। याद रखना है याद रखिए प्रस्ताव लेने से पहले राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन की लिखित नोटिस देना आवश्यक है। यह व्याख्या जो है अमेरिका संविधान से प्रेरित है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है और इसके अत्यधिक गर्म होने का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा इसके अत्यधिक गर्म होने का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखना है शुक्र, क्योंकि इसके वायुमंडल में 95% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसलिए जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। यह 95% से अधिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसके कारण जो है यह ग्रह जो है अत्यधिक गर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शुक्र वेनुस सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। इसका घना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 युक्त वायुमंडल अत्यधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है। इसलिए सूर्य से अधिक निकट होने के बावजूद बुध से भी शुक्र अधिक गर्म है। शुक्र को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। भोर का तारा किसे कहा जाता है? तो शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है, ये भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सत्यार्थ प्रकाश नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है और उन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? तो याद रखना है उन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? तो याद रखना है स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज की स्थापना की थी सत्यार्थ प्रकाश ने, याद रखना है। क्वेश्चन 38 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की और 1875 में, याद रखना सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी। उनके विचारों का प्रमुख आधार वैदिक सिद्धांतों की ओर लौटाना था। उनका प्रसिद्ध आह्वान वेदों की ओर लौटा, याद रखिए उनका प्रसिद्ध आह्वान जो है वेदों की ओर लौटा, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मलेरिया रोग किस रोगजनक के कारण होता है और इसे कौन फैलाता है? तो मलेरिया रोग जो है रोगजनक के कारण होता है। किस रोग के कारण होता है? तो याद रखना आप सभी को पलीहा के कारण होता है और इसे कौन फैलाता है? तो प्रोटोजोआ फैलाता है। क्वेश्चन 39 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोन पैरासाइट के कारण होता है और इसका संक्रमण मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। याद रखिएगा यह रोग जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है, याद रखना है। मलेरिया में लाल रक्त कोशिकाएं RBCs प्रमुख रूप से प्रभावित होती है और पलीहा को प्रभावित हो सकती है, पलीहा भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए दिए गए विकल्पों में 20 सबसे निकट है, लेकिन प्रश्न को इस रूप में रखना अधिक सही होगा। मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST किस तारीख से लागू किया गया था और यह किस प्रकार का कर है? तो याद रखना है भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST किस तारीख से लागू किया गया था? तो आपको याद रखना है 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। यह किस प्रकार का कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 40 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आइए व्याख्या के माध्यम से समझेंगे।
भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ। यह एक अप्रत्यक्ष और व्यापक कर व्यवस्था है जिसने कई केंद्रीय एवं राज्य अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत किया। इसके लिए 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 का महत्वपूर्ण योगदान था। इसके कार्यान्वयन की दिशा में केलकर समिति की सिफारिश पर भी महत्वपूर्ण रही थी, याद रखेंगे। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।